₹150 से शुरू किया बिजनेस, आज 900 करोड़ की वैल्यूएशन पे है। वो मात्र उनके पास 100-150 रुपए की कुछ पूंजी सेव थी, तो उन्होंने वहाँ से दाल लेके आए 5 किलो दाल, और उस दाल को पीसा और फिर उससे पापड़ बनाया। दुकानदार नाम जब 420 पड़ता था तो मना कर देता था कि मैं थोड़ी कोई 420 का माल बेचूंगा, मैं 420 थोड़ी हूँ। परदादी ने ही साथ सपोर्ट किया, वो पापड़ बनाती और दादाजी पापड़ बाजार में जाके बेच के आते साइकिल से जाके। बिजनेस करने के लिए लोग कहते हैं हमें ये लाइसेंस चाहिए, हमें ये करना, हमें ये फैक्ट्री लगानी है, ये मशीन लगानी है। आपने ये साबित करके दिखाया कि बिना मशीन बिना फैक्ट्री लगाए भी बिजनेस शुरू किया जा सकता अगर कोई चाहे तो। हम लोग जो नमक डालते हैं पापड़ के अंदर, आज भी हम टाटा नमक यूज करते हैं। अच्छा, जो कि आप जानते हैं टाटा नमक सबसे महंगा नमक है। बिल्कुल। बट कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा तो नहीं करा। और आज हमारा सामने इतने सारे एग्जांपल्स हैं टियर 2 और टियर 3 के अंदर, जहां बड़े ब्रांड्स को भी डीलर नहीं मिल रहे हैं, और एक तरफ हमारा ब्रांड है जहां डीलर लाइन लगा के खड़े हैं कि हमको माल चाहिए। जो माल बेचने की ताकत रिटेलर में है, वो ताकत किसी में भी नहीं है। ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं आपके हिसाब से, अगर कोई एफएमसीजी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो वो 3 गलतियां उसको आएगी, इनसे निपटना पड़ेगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी किसी को। क्या आपको लगता है कि एमबीए बिना भी 100 करोड़ बिजनेस बन सकता? कब लगा था कि बिजनेस बंद हो जाएगा? किसी ने धोखा दिया था बिजनेस में? आज भी कोई कॉम्पिटिटर है जिससे आप इरिटेट होते हो? आपका बिगेस्ट बिजनेस रिग्रेट क्या है? उपेंद्र गोयल क्या, भाविश अग्रवाल, अमन गुप्त? नो कमेंट, मेरे पास बहुत सारे शब्द थे। ठीक है। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। ₹150 से शुरू किया बिजनेस, आज 900 करोड़ की वैल्यूएशन पे है। तो ये कैसे हुआ, क्या बिजनेस बना, कैसे बना, आज मैं बात करने वाला हूं अग्रवाल 420 ग्रुप की। अब सुनने में आपको लग रहा होगा सर ये 420 ग्रुप क्या है, यानी मध्य प्रदेश का सबसे पॉपुलर ब्रांड। आज उनके फाउंडर एंड प्रमोटर आज हमारे साथ है मिस्टर नमन अग्रवाल। कैसे हो नमन जी आप? एकदम बढ़िया है। नमन जी, पहले तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि अग्रवाल 420 ग्रुप जब एमपी में कोई सुनता है उसके माइंड में ये आता है इस ब्रांड पे तो मैं भरोसा कर सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम 420 की बात करते हैं लोग कहते हैं भाई भरोसा नहीं होता। लेकिन आपके ऊपर ये ट्रस्ट कैसे बना 420 को लेके, मुझे बताओ आज आप खुल के प्लीज। ये ब्रांड की शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी। ओके। जो कि एक पिक्चर से प्रेरित था, श्री 420। मेरे दादाजी राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे। क्या बात है। तो उन्होंने जो ये पिक्चर थी श्री 420 के, कम से कम बहुत बार देखी होगी। अच्छा। हाँ, और उस पिक्चर का एक ही मोटो था। आपने देखी है पिक्चर 420? नहीं, मैंने नहीं देखी सच में। तो वो 420 पिक्चर में ऐसा होता है कि जो उसका राज कपूर के जो सेठ होते हैं वो सबको 100-100 रुपए के अंदर घर बांटते हैं, और फिर उसको भी बोलते हैं कि अब तू भी भाग जा। अच्छा। हमारे पास आ गए हैं और अब तू भी भाग जा। क्या बात। मतलब एक एक रुपए ईंट से वो सब इकट्ठे करते हैं जी। पर राज कपूर बोलता है कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं लोगों को फेस करूंगा और उनको जो मैंने कमिट करा वो मैं दूंगा। मतलब क्या बात। दगा किसी का सगा नहीं होता है। तो उसमें एक राज कपूर की लाइन थी, गरीबी और बेकारी का इलाज 420 नहीं, इसका इलाज है हिम्मत और देश की तरक्की। क्या बात। दादाजी चूंकि राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे तो उन्होंने उसी को अपना मोटो माना और वहीं से नाम रखा 420। और जब दादाजी 17 साल के थे तो वहाँ वो कहीं पे नौकरी करते थे। ओके। बट किसी दिन अपने सेठ से कुछ बातचीत हो गई तो उन्होंने सोचा यार अब बहुत हो गया, धंधा हम हमारा खुद का करेंगे। क्या बात। तो वहाँ से शुरू हुई कहानी। और वो मात्र उनके पास 100-150 रुपए की कुछ पूंजी सेव थी, तो उन्होंने वहाँ से दाल लेके आए 5 किलो दाल, और उस दाल को पीसा और फिर उससे पापड़ बनाया। क्या बात। और वहाँ से शुरू हुई ये कहानी। जब दादाजी ने एक बात शुरू की थी, मतलब जब कंपनी शुरू की थी, तो वो थे कुल 17 साल के। ओके। उनका नाम था हुकुम चंद जी अग्रवाल, और जो उनके छोटे भाई थे कैलाश चंद जी, वो थे 10 साल के, और प्रकाश चंद जी थे, वो थे 6 महीने के। अच्छा। हाँ। क्या बात। तो वहाँ से ये तीनों भाइयों ने अपना जर्नी शुरू करी। हाँ। तो प्रकाश चंद जी और कैलाश चंद जी तो बहुत लेट शुरू हुए, साथ में आए, बट उनके साथ में उनकी माँ थी, मतलब मेरी परदादी, जो कि मेरे परदादा जी थे, वो बहुत पहले ही चल बसे थे। अच्छा। तो परदादी ने ही साथ सपोर्ट किया, वो पापड़ बनाती और दादाजी पापड़ बाजार में जाके बेच के आते साइकिल से जाके। क्या बात है। तो एक बात बताइए नवन जी, जैसे आपने अपने दादाजी को बड़ा क्लोजली देखा होगा, शुरू से आप देखते आ रहे हो, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उस टाइम आपने, जब ये अग्रवाल 420 ग्रुप बहुत छोटा था उस टाइम पे, क्या कभी मन में आया था कि ये इतना बड़ा ब्रांड बनेगा,
क्या सोचा हुआ था पहले कभी आपने? हमको तो पूरा विश्वास था कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस सच्चाई से काम कर रहे हैं, जी। जरूर हम कुछ एक बड़ा करेंगे। और आज भी हमारे मन में ये है कि हम कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं। क्या बात, इससे भी बड़ा कुछ करने वाले हो आप? हाँ। क्या बात है। सो नमन जी, मुझे सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी आपकी जर्नी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अग्रवाल 420 ग्रुप आज के टाइम में, आप सोचो, एक 150 रुपए में लोग कहते हैं कि यार मैं पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकता। हाँ। बिजनेस करने के लिए लोग कहते हैं हमें ये लाइसेंस चाहिए, हमें ये करना, हमें ये फैक्ट्री लगानी है, ये मशीन लगानी है। आपने ये साबित करके दिखाया कि बिना मशीन, बिना फैक्ट्री लगाए भी बिजनेस शुरू किया जा सकता अगर कोई चाहे तो। हाँ। और ये आपने भी किया है। मतलब जितने भी हम बड़े ब्रांड उठा के देखते हैं, चाहे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर देख लो, किसी भी देख लो, उन लोगों ने बहुत ही जीरो से शुरू किया था। हाँ। तो आज उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आना चाहता हूं आपकी जर्नी पे भी। तो क्या आप एक्चुअल में बिजनेस की तरफ ही शुरू से आपका बिल्कुल अट्रैक्शन था, या क्या करने वाले थे आप? नहीं, मेरा तो बिजनेस की तरफ अट्रैक्शन बचपन से ही था, क्योंकि बचपन से ही देखा है कि फैक्ट्री आना जाना लगा रहता था, ऑफिसेज और ये सब चीज़ें। जी। तो जैसे आप मानो कि जब मेरी गर्मियों की छुट्टी लगती थी या जब सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो मैं फैक्ट्री जाता था, ऑफिस जाता था। मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। वो आपका समर वैकेशन था? हाँ, वो मेरा समर वेकेशन होता क्या था। बात? तो जब मैंने मेरी 10th क्लास पास करी 2010 के अंदर, उसके बाद फिर मैंने फैक्ट्री जाना और शुरू कर दिया। 10th क्लास मार्च में ख़त्म हुई, ठीक है। अप्रैल से मैंने फैक्ट्री ज्वाइन करी। तो 2010 से मैं फैक्ट्री बैठ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो 2010 से फैक्ट्री बैठने के अंदर भी ये है कि मैंने फैक्ट्री के हर फील्ड में काम किया है, चाहे मसाला हो, पापड़ हो, बेकरी हो, कोई सी भी फील्ड हो, नमकीन हो, मैंने सारी फील्ड में काम किया है। ओके। तो हमारी पापड़ बनाने की जो शुरुआत होती है वो सुबह 4 बजे होती है। अच्छा। हाँ। क्या बात? सुबह 4 बजे हम लोग आटा गूंद के लोहे बनाते हैं, और फिर वो लोहे हम बाइयाँ ले जाती सेंटर से, और फिर अगले दिन वो पापड़ बेल के हमको वापस जमा करती है। क्या बात? ये हैंडमेड प्रोसेस है हमारा। ओके। अच्छा, हैंडमेड है? हाँ, इसके अंदर हमारी मतलब मशीन मेड भी है हमारे पास। ये आज भी है? ये आज भी है। इसके अंदर करीब 2500 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। क्या बात, मतलब 2500 लोग आपके साथ जुड़े हुए, और हैंडमेड पापड़ बनते हैं आज भी? हाँ। तो मैं जब मेरे ताऊ जी के पास गया, नारायण जी अग्रवाल के पास, तो उन्होंने यही बोला कि यार तू अगर इस बात के लिए तैयार है कि मेरे को फैक्ट्री की झाड़ू लगाते भी आना चाहिए, और जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ उस पर बैठना भी आना चाहिए। क्या बात? तो ही आप काम करने के लायक हो, अदरवाइज आप लायक नहीं हो। अगर आप हर फील्ड में, आपको हर फील्ड का काम करते आना चाहिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। क्या बात? कि मुझे अगर मेरे ऑफिस की झाड़ू भी लगानी पड़ रही है तो मैं आज भी बहुत सहजता से लगा सकता हूँ। क्या बात? तो आपके मन में नहीं आता रे मैं तो अग्रवाल 420 ग्रुप का आदमी, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं? कभी मन में नहीं आया आपके? नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस। नमन जी, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है? जैसे हमने बात की आपकी जर्नी की, हमने बात की अग्रवाल 420 शुरू हुआ, और जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका समर वैकेशन ही फैक्ट्री के अंदर बना। और आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो थोड़ा सोचती है नहीं यार, अभी तो मेरी एज ही क्या है, अभी तो इंजॉय करने का, क्लबिंग करने का भी टाइम है हमारे पास। तो लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आदमी स्टार्टिंग में ही अपने पैशन की तरफ या अपने काम की तरफ फोकस कर लेता है, उसको फिर बाद में इंजॉय पूरी जिंदगी करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, मेरा तो इसमें ये सोचना है कि 20 साल से लेके 35 साल तक का आपका गोल्डन एज होती है। वेरी ट्रू। इसमें कुछ ही करो आप, अगर आपने इसमें जो आप अभी करोगे वो आपका फाउंडेशन बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा तो बल्कि उल्टा ये भी मानना है कि जो लोग बोलते हैं कि हमको तो पढ़ाई करने बाहर जाना है 4 साल 5 साल, तो मैं बोलता हूँ यार क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? क्या बात है, जब आके करना फैक्ट्री ही है, काम आना ऑफिस ही है, तो आज से क्यों नहीं? सही बात। तो जैसे मैंने करा, मतलब मैं भी 2010 से फैक्ट्री बैठने लग गया था। 2012 में मैंने मेरी 12th पास आउट करी, उसके बाद मैंने मेरी इंजीनियरिंग करी। पर मैंने मेरी इंजीनियरिंग की फाइनल एग्जाम देने के पहले मेरे पास मेरी खुद की फैक्ट्री थी मसाले की 2016 के अंदर। क्या बात, जिसको मैंने खुद ने बिल्डअप किया, खुद ने ब्रांड चालू किया। ठीक है। तो आज मैं जिस स्टेज पर हूँ, उस स्टेज पर मेरे साथ वालों को मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है यंगस्टर्स के लिए, जो सोचते हैं कि हमको तो 26 के बाद या 27 के बाद काम करना है, तो वो बहुत अपने क्रूशल टाइम ख़त्म कर रहे हैं। मतलब आप ये मानते हो कि कोई एज नहीं होती काम करने की, कभी भी शुरू हो सकता है? कोई एज नहीं होती काम करने की। मेरे दादाजी ने 16 साल की उम्र में काम शुरू किया। मेरे ताऊ जी ने 18 साल की उम्र में फैक्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मेरे फादर ने 19 साल में।
मैंने खुद 17 साल में ज्वाइन कर ली थी। क्या मतलब किसी ने भी 20 साल होने नहीं दिए पूरे 20 से अंडर में ही सब लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो मुझे एक गोल्डन टिप यहाँ मिली है और लोगों को भी मिली होगी कि 20 साल से पहले कर दो, क्या पता कोई अग्रवाल 420 ग्रुप बन जाए। चलिए नमन जी, थोड़ा सा मैं और डेप्थ में जाना चाहता हूँ। जैसे आज के टाइम में यंग जनरेशन कोई बिजनेस करना चाहती है, उसको चैलेंज आता है। जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने पापड़ वगैरह बनाने शुरू किए, पहले घर से ऑब्वियसली आपने शुरू किए होंगे, ठीक है, छोटे स्केल पे शुरू किए होंगे, और क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डे वन पे कोई नहीं लगाता कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है जो आज के टाइम में लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है, सर प्रोडक्ट तो हम आज बना ले, बेचे कैसे? बेचने की आप 3 से 4 चीजें बता सकते हो जो उस टाइम की हो या आज करते हो आप? देखो, सबसे बड़ा जो हमको बेनिफिट मिला है प्रोडक्ट बेचने के अंदर, अब जैसे मैं बताता हूँ, उस समय दादाजी ने माल तो बना लिया जी, प्रोडक्ट बन गया, अच्छा बन गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन। पहले तो नाम 420 हम बात कर रहे हैं 1960 की, सबसे 1962 बड़ी बात। की। तो उस समय तो 400 मतलब चोर ही होता था वो। भले ही आज हमने उस नाम को कहीं हद तक उसके मीनिंग को हमने चेंज कर वो दिया, काफी हद तक जी। पर दादाजी ने क्या हैक अपनाया उस समय, वो घर से पापड़ सेक के ले जाते थे और सब सारे दुकानदारों को, सारे कस्टमर्स को सिर्फ टेस्टिंग कराते थे। अच्छा, बेचते नहीं थे? नहीं, सिर्फ टेस्टिंग कराते अच्छा। थे कि आप सिर्फ ये प्रोडक्ट टेस्ट करो, प्रोडक्ट कैसा है मेरा। ओके। जब दुकानदार ने, कस्टमर ने बोला हाँ यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, हम्म। तो फिर उन्होंने सेल्स पिच अपनी वो पिच करते थे कि ठीक ये है। मेरा प्रोडक्ट है। पर फिर अगेन दुकानदार नाम जब 400 पड़ता था तो मना कर देता था। तो शुरुआत में ऐसी बहुत दिक्कतें आई हमको। अच्छा, मतलब दुकानदार माल ही नहीं लेता था 420 सुनते ही? हाँ, कि मैं थोड़ी कोई 420 का माल बेचूंगा, मैं 420 अच्छा। थोड़ी हूँ। तो मतलब बेचा कैसे? मेरा तो इंटरेस्ट और जाग रहा है। उसके अंदर दादा वही हमने अगेन एंड अगेन रिपीटेडली हमने टेस्टिंग ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कड़ी रही हमारी। ओके। कि हमने टेस्टिंग करी। देखो, कोई भी सेल, अगर आपकी कोई भी कंपनी की सेल आती है तो पहली सेल आती है मार्केटिंग से, ठीक है, दूसरी आती है आपकी क्वालिटी से, लवली, ठीक है, और तीसरी आती है आपके व्यवहार से। क्या बात है। तो पहली तो मार्केटिंग से, मतलब आपने वहाँ पर टेस्टिंग कराई तो आपकी मार्केटिंग से सेल आई। ट्रू। दूसरी, आपके प्रोडक्ट में दम था, क्वालिटी है नहीं, क्वालिटी ठीक है, थी, तो कस्टमर ने रिपीट डिमांड करी। वेरी ट्रू। और थर्ड, दुकानदार जब माल रखेगा जब आपके और उसके व्यवहार अच्छे होंगे। बिहेवियर अच्छा होगा। हाँ। उसमें एक चीज़ और थी, जैसे जब भी दादाजी मार्केट में गए तो उस समय उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो ब्रांड अभी चलता है उसके अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट है, या उसकी क्या कमियां हैं, या उसकी क्या गैप है, हम उसको किस चीज़ को फिल कर सकते हैं। जैसे कुछ कमियां बता सकते जैसे हो? कि जो भी उस समय के ब्रांड ओनर थे उनका हमेशा क्या रहता था, रूड बिहेवियर। अच्छा। कि हाँ, क्योंकि अब चलता ब्रांड था ना, ट्रू। तो रूड बिहेवियर था। हाँ ठीक है साहब, कल आएगा माल, परसों आएगा, लड़का आएगा तो 10 मिनट में आप फ्री कर देना। अच्छा। तो दादाजी ने वही सब चीज़ों पे ध्यान दिया कि मैं, एक तो वो मेरे दादाजी शुरुआत से बहुत हम्बल थे, मतलब वो आखिरी तक भी बहुत हम्बल थे। लवली। तो वो एक चीज़ उनसे हमको सीखने को मिलती है। तो उन्होंने हमेशा हम्बल वही रहे। कोई भी दुकानदार बोलता था भैया अभी 1 घंटे बाद आओ, तो 1 घंटे बाद गए। अच्छा। दुकानदार के यहाँ कहीं माल लेके गए तो खुद ने शेल्फ में जमा दिया। अच्छा। खुद ने शेल्फ में जमा दिया। या दुकान पे ज़्यादा भीड़ है तो लाओ सेठ जी मैं पैकिंग करवा देता हूँ आपकी। कितनी प्यारी चीज़ है ना मंजी एक्चुअल में। मतलब आज के टाइम में ये चीज़ अगर किसी को कह भी देना आदमी ट्रेनिंग में भी हाँ। कहेगा नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ। कितनी प्यारी चीज़ बताइए आप, कंटिन्यू प्लीज। तो दादाजी ने उन्हीं सब चीज़ों का ध्यान में रखा, बहुत हम्बल रहे हमेशा, और हमेशा अपनी सर्विस पर ध्यान दिया। मतलब मान लो अगर रात को कोई 10 बजे भी फ़ोन आता था या 11 बजे भी कि यार सेठ जी के माल चाहिए, तो दादाजी खुद दुकान खोल के माल साइकिल पर रख के खुद डिलीवरी दे के आते थे। अच्छा। उनको बड़ी ये खुशी होती थी कि यार आज मेरे ब्रांड के लिए किसी ने मेरे को फ़ोन करा या कोई मेरे दरवाजे पे आया। उनका हमेशा से कि मन में क्या रहता, उनका हमेशा से कि लक्ष्य था मन में कि यार ग्राहक अपने अगर घर से निकला है, कोई ग्रॉसरी खरीदने निकला है, तो उसके नाम में ये होना चाहिए कि मुझे आज 400 के पापड़ लेके आना है या 400 की कतरन लेके आनी है। क्या बात है, क्या बात है। हमको उस जगह, हमको हमारे ब्रांड की जगह वहाँ बनानी है। तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया हमेशा। और दूसरी बात, क्वालिटी पे कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुए। क्या बात है। कभी भी नहीं, मतलब कभी भी ये नहीं बोला किसी दुकानदार को कि चल जाएगा यार। अच्छा। कभी नहीं। तो कैसे मतलब किसी सप्लायर से भी अगर माल लेते थे, कोई सप्लायर अगर बोलता था कि भैया यार कोई बात नहीं, चलो दाल इस बार आ गई है, देख लेना, चला लेना आप, तो बोलते थे नहीं भाई, बिजनेस अपनी जगह पर है, तेरा और मेरा व्यवहार है अपनी जगह पर है। अच्छा। मैं मेरी क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। क्या बात है।
मतलब क्वालिटी, और आज तक भी ये चीज़ें आई थिंक फॉलो होती है। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, मतलब क्वालिटी में जीरो कॉम्प्रोमाइज। नहीं, मतलब एक टाइम पे ये बिल्कुल होता है भी जब आप एक बड़ा बिजनेस बना लेते हाँ। हो, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतने बड़े लेवल पे होता है, आपको पता है कि अगर छोटा सा मैं चेंज भी कर दूं तो वो करोड़ों के प्रॉफिट में होगा, हाँ, यू नो वेरी वेल। बिल्कुल। बट सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करना, हाँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है नमन जी हाँ। एक्चुअली। इवन मैं जैसे आपको जी। एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जो नमक डालते हैं पापड़ के अंदर, वो आज भी हम टाटा नमक यूज़ करते हैं, अच्छा। जो कि आप जानते हैं टाटा नमक सबसे महंगा नमक है। बिल्कुल। बाजार में दूसरे और भी ब्रांड है True. जो उससे 4 गुना 5 गुना सस्ते हैं। हम्म। अगर टाटा नमक 25-30 रुपए का है तो दूसरे ब्रांड 4-5 रुपए में भी अवेलेबल है। क्या बात है, बट कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा तो नहीं करा। क्या बात है। फिर हम जो दाल यूज़ करते हैं वो बोल्ड दाल यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, हम दाल खुद ही पीसते हैं, हम दाल बोल्ड यूज़ करते हैं। ओके। हम दाल चूरी की चूरी नहीं करते हैं, हम हम्म। बोल्ड दाल से बेसन बनाते हैं। क्या बात। फिर जैसे जब हमने सादा पापड़ लॉन्च करा था दादाजी ने, तो वो बोलते थे कि यार उस पर तुम लिख रहे हो मूंग पापड़, तो उसके अंदर मूंग तो डालो। अच्छा। बोले उसके अंदर उड़द और मूंग मिक्स नहीं होना चाहिए, अगर मूंग लिखा है तो ओनली मूंग होना चाहिए। क्या बात है। नहीं तो जनरली उसके पहले ये ट्रेंड था कि उड़द और मूंग के पापड़ मिक्स आते थे, जो चलते थे सालों से। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक नई कैटेगरी में हमने मूंग पापड़, सादा मूंग पापड़ जो हमने लॉन्च करा, क्या बात है। उसमें सिर्फ प्योरली मूंग होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा और कुछ नहीं होता उसके अंदर, मतलब दूसरी और कोई दाल नहीं होती है। तो हमने इस लेवल पे काम करा है। क्या बात है नमन जी, मेरा दिमाग खुलने लग रहा है धीरे धीरे एक्चुअल में, क्योंकि उस टाइम पे इतनी डेप्थ नॉलेज होना आपके दादाजी को, वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। मतलब इस लेवल का ज्ञान आज भी यूथ को नहीं है इस एज के अंदर कहीं ना कहीं। सो नमन जी, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, कि जो भी यूथ देख रहा है वो अपना बिजनेस बना सके। तो स्टार्टिंग में जैसे हम बेचने वाली प्रोसेस पे थे, आपने बहुत प्यारी चीज़ बताई कि अपना बिहेवियर, अपनी क्वालिटी, अपनी मार्केटिंग, तीनों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और जैसे अपनी सर्विस इतनी अच्छी रखनी है कि जैसे अगर आप किसी रिटेलर के पास जा रहे हो कहीं ना कहीं, तो पहले उसकी टेस्टिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट है तो बिना टेस्टिंग के नहीं हो सकता। तो मैंने जैसे दीपक जी के साथ भी लास्ट पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि टेस्टिंग करानी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। थोड़ा सा मैं और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मान के चलो मेरा ब्रांड है, मैं खुद से ही लेके चलता हूँ, मेरा आज मैं पापड़ का ही ब्रांड बना रहा हूँ और मेरे ब्रांड का नाम अग्रवाल 420, आप शेयर भी दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो मजाक कर रहा हूँ। सो अब मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। अब मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं शुरू कहाँ से करूँ, मुझे रिटेलर के पास नेटवर्क कैसे बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर मुझसे लेगा नहीं एकदम। तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बताइए आप। देखो, जैसे हमने जो काम किया था दादाजी ने, जी। उनका क्या कहना था कि आप कभी भी कोई भी शहर में लॉन्चिंग करते हो या कोई भी प्रोडक्ट जी आप जी जी। बेचते हो, तो सबसे पहले आप किसी एक गली के राजा बनो, एक स्ट्रीट के राजा बनो। अगर उस स्ट्रीट पे 4 दुकान है तो उन 4 में से उस 2 दुकान पे हमारा मटेरियल होना चाहिए। मैंने शहर का राजा सुना था, एक गली का राजा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या फिर बात है। आप उस गली के राजा से आप एक कॉलोनी के राजा बनो, ओके। कि उस जिसके अंदर कॉलोनी का मतलब जिसमें 4 गली 5 गली की एक कॉलोनी होती है, उसके आप राजा बनो। क्या जब बात। आप कॉलोनी कवर कर लो तो फिर आप शहर पे जाओ, जब आप शहर कवर कर लो तो फिर कस्बे पे जाओ, जब आप वो कर लो तो फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट करके फिर आप पूरे स्टेट पर आओ। अभी आज की तारीख में बड़े ब्रांड्स या बड़े स्टार्टअप्स क्या करते हैं, बस हमको सब जगह हमारा माल देना है, स्केल करना है, स्केल करना, उसका रिपीट ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। पर हमने हमेशा ये ध्यान दिया, हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि हमें किसी भी दुकानदार से अगर हम माल दे रहे हैं तो हमको वहाँ से दुकानदार ये नहीं बोलना चाहिए कि यार के ज़बरदस्ती रख गए या माल नहीं बिकता है। हमारा हमेशा ये मोटो रहता है कि दुकानदार खुद आगे रह के बोले कि यार मेरे को 420 के पापड़ चाहिए, 420 के मसाले चाहिए। पर नमन जी एक बात बताओ, जैसे आज चलो पुराने टाइम में तो मैं समझ गया बहुत ज़्यादा, एक तो इतने ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था उस टाइम पे। आज के टाइम पे बड़े बड़े ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का, आज बड़े बड़े ब्रांड है जो पापड़ की इंडस्ट्री में उतर चुके हैं। हाँ, ठीक है। अब उनके सामने अग्रवाल 420 कॉम्पीट कैसे करना, मुझे बताओ थोड़ा। आज भी हम हमारी रूट्स को नहीं भूले हैं। जैसे आज भी हम फ्री टेस्टिंग सबसे बड़ा टूल है हमारे लिए। अच्छा, आपकी यूएसपी है वो? यूएसपी है, सबसे बड़ी हमारी टूल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शुरुआत की थी तो हम उसके अंदर फ्री टेस्टिंग कैसे करते थे। हम फ्री टेस्टिंग उधर ऊपर तो हुआ नहीं करते थे कि कोई बड़े फेयर में हम लगाएं
या कहीं पे जाके लगाएं। तो जो हमारा सामाजिक प्रोग्राम होते थे, जैसे अग्रवाल समाज का ही हमारा कोई जुलूस है, तो उसमें हमने स्टॉल लगा दिया और वहाँ हम माल नहीं बेचते थे, ओके, वहाँ सिर्फ फ्री टेस्टिंग कराते थे क्या बात है। और लोगों को सिर्फ हमारा ब्रांड नेम बताते थे कि ये 420 का पापड़ है, 420 का नमकीन है। फिर कस्टमर जाके दुकानदार से बोलता था कि हमको 420 का पापड़ चाहिए, तो वहाँ से हमने एक डिमांड क्रिएट करी है। हमने ऐसा नहीं करा है कि वहीं हम टेस्टिंग करा रहे हो और वहीं आप माल बेच रहे हो। ओके, द सेम एज इट इज़ थिंग जो हम आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा बॉम्बे के अंदर नेचुरल्स आइसक्रीम बहुत बड़ा ब्रांड है। यस, तो नेचुरल्स आइसक्रीम ने कैसे काम करा, कैसे? जब आइसक्रीम की इंडस्ट्री में वो आए तो उन्होंने भी फ्री टेस्टिंग से ही काम करा। अभी आज भी आप नेचुरल्स के किसी भी पार्लर में जाओगे, अंदर जाओगे स्टोर में, आप 10 तरह की आइसक्रीम सिर्फ टेस्ट करके भी अगर आप बाहर आ जाओगे तो उनका स्टाफ आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा कि सर अच्छा। आप आइसक्रीम तो नहीं खरीद रहे हो या कुछ, क्या बात है। क्योंकि उनको क्या भरोसा है कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरी कोई एक बार आइसक्रीम खाई है तो ज़रूर लेगा। तो सेम एज इट इज़ हमको क्या भरोसा था हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर किसी ने उस प्रोडक्ट को टेस्ट करा है, उस प्रोडक्ट को उसने अगर खाया है तो रिपीट ज़रूर आएगा। ओके, तो हमने फ्री टेस्टिंग सबसे बड़ा एक टूल अपनाया। हमने हर जगह, एक तो सारे जितने भी मेले लगते थे उस सब ने हमने फ्री टेस्टिंग कराई। ठीक है, वहाँ से हमने धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, फिर साथ में जैसे हमने एक और चीज़ करी कि अब मेले वगैरह तो सब चीज़ें हो गई, हमने कुछ कैनोपीज प्लान करी रिटेल आउटलेट्स के बाहर, जो हम लगाते थे शाम को 4 से 7 बजे के बीच में। ओके, वो इसलिए लगाते थे 4 से 7 के बीच में कि उस समय फुटफॉल ज़्यादा होता है और वो हम बेसिकली दुकानदार को एम्पावर करने के लिए लगाते थे। ठीक है, हम उसको ये बोलते थे कि आप हमारा माल रखो, ठीक है, हम आपके यहाँ बाहर कैनोपी लगाएंगे, ओके, प्रोडक्ट वो कैनोपी पर टेस्ट करेगा कस्टमर, उसको पसंद आएगा तो बोलेंगे अंदर दुकान से आप जाके खरीद लीजिए। इट्स ए गुड थिंग। तो इट्स द सेकेंडरी सेल। हमने जो सेकेंडरी सेल्स को जनरेट करा कि अगर रिटेलर डायरेक्ट माल नहीं ले रहा है, हाँ। उसको डाउट ये होता है माल बिकेगा माल नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा। यही डाउट है रिटेलर को, और कुछ है ही नहीं। हाँ तो इसका सॉल्यूशन आपने ये किया। हाँ, क्या बात है। मतलब ये चीजें कोई आज भी कर सकता है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं कर सकता है, है। कर एक मुझे सकता है, पर उसके लिए उसका उतना पैशन होना चाहिए करने के लिए। ये प्रोसेस टाइम लेती है, बट आज भी अगर आप देखो रिटेल का जो जीटी है, जनरल ट्रेड है, वो आज भी राजा है। अगर आपको पैसे बनाना है तो जीटी में ही बनेंगे। फैक्ट है। आप कभी एमटी में, कभी क्यूटी में, कहीं भी पैसे नहीं बनेंगे आपके। और बाकी जितने भी जगह आपके कस्टमर्स हैं वो एक भी कस्टमर लॉयल नहीं है। स्पेशली ऑनलाइन का कस्टमर आपका बिल्कुल लॉयल नहीं है। 2 टाइप के इंडिया में हमेशा कहता हूँ, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। हाँ। और मेन इंडिया ऑफलाइन ही है हाँ, एक्चुअल में। हाँ। और ऑफलाइन के अंदर भी आज की तारीख में जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे ये कोशिश करते हैं कि यार हमको तो मेट्रोज में हमने हमारा माल रख दिया, मतलब आप समझो हम पूरे इंडिया के हर कोने में पहुंच गए। बहुत बड़ा वहम है। पर हम उल्टा बोलते हैं कि आज भी जो इंडिया है, मेजर इंडिया, वो टीयर 2 और टीयर 3 है। 1000%। टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया का फ्यूचर नहीं है, वो खुद इंडिया है। क्या बात। वो खुद इंडिया है। अगर आपने टीयर 2 और टीयर 3 को जीत लिया तो आपको टीयर 1 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आज हमने जब मसाला लॉन्च किया 2016 के अंदर, तो हमने ये बोला कि यार हमको इंदौर में माल नहीं बेचना। अच्छा। हमने Reason? जितने भी इंदौर के आसपास के छोटे डिस्ट्रिक्ट थे, मंदसौर, नीमच, जावरा, रतलाम, खंडवा, उन सब जगह हमने हमारे पहले पाव स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है। वो इसलिए करे क्योंकि आप जब छोटे शहर में जाते हो या सिर्फ छोटी जगह जाते हो तो वहाँ ब्रांड बनाना आसान होता है, वहाँ लोगों के लिए चेंज ओवर कराना बहुत आसान होता है। जैसे हम बात करते हैं मसाले की, ठीक है, तो मसाला कोई भी, अभी आज आपके घर में, मेरे घर में कोई नया ब्रांड भी आ जाए तो हम इतने आसानी से चेंज नहीं करते हैं। बट छोटे शहर में, छोटे गांव में, वहाँ पर रिटेलर का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। ओके। क्योंकि आज भी गांव में आप देखोगे तो या कस्बे में कोई भी एक घर है, उसके अंदर कोई भी अगर ग्रॉसरी आती है तो वो एक फिक्स दुकान से आती है। बिल्कुल आती है। और वो कभी भी ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होती है, कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती है। बिल्कुल। वो जो दुकानदार दे दे, जो श्याम बाबू दे दे, उससे माल ले आते हैं और वो बोल के देता है ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, मेरी गारंटी, आप ले जाओ। बिल्कुल। तो हमारा भी मेन मोटो वही था कि हमको लोगों को हमारी प्रोडक्ट टेस्ट कराना है। हम पहले टेस्ट तो कराएं हमारे प्रोडक्ट, उसके बाद हम बड़े बनेंगे।
तो वहाँ से हमको अट्रैक्शन मिला हमारे प्रोडक्ट का, लोगों ने वहाँ से माल खरीदा, हमारा मसाले, पापड़, सब चीज़ें खरीदी। और एक पापड़ में तो हमारा एक ब्रांड था ही ऑलरेडी बड़ा। मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, ठीक है। जब हमने मसाले लॉन्च करे। तो हमने उसके अंदर भी पहले सिर्फ 3 प्रोडक्ट लॉन्च करे, अच्छा। हल्दी, मिर्ची और धनिया। ठीक है। वो भी इसीलिए करे कि हम पहले मार्केट तो समझे 6 महीने है। उसके बाद हमने हमारी पूरी बड़ी रेंज लॉन्च करी, ओके। लाइक छोले मसाला, पाव भाजी एंड ऑल दिस। अच्छा, आपने 3 मसाले लॉन्च किए थे उस टाइम पे? हाँ। ठीक है। तो वो भी हमने, जो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज भी जो असली इन्फ्लुएंसर है या असली आपका मार्केटिंग बेचने वाला माल है, वो दुकानदार ही है, वो रिटेलर ही है। वो जितना माल बेच सकता है उतना माल कोई भी नहीं बेच सकता। आप कितनी पेपर ऐड कर लो, टीवी ऐड कर लो, बड़े स्टार को ले आओ, नहीं बेच सकते आप। क्या बात है। जो माल बेचने की ताकत रिटेलर में है, वो ताकत किसी में भी नहीं है। और जो ताकत टीयर 2 और टीयर 3 में है, वो पूरी ताकत टीयर 1 में हो ही नहीं सकती कभी भी। फैक्ट है बिल्कुल। एक बात बताओ नमन जी मुझे, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आप जब रिटेलर्स के पास, मतलब आपकी फैमिली गई थी, ठीक है, प्रोडक्ट वहाँ पे डन कर दिया, उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आया था उस टाइम पे? सबसे बड़ा, जो आज भी आई थिंक आपको आता होगा, नया मार्केट बनाने में या नया रिटेलर बनाने में? ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशू आता है, सबसे बड़ा। क्योंकि आप समझो, दुकानदार के पास शेल्फ स्पेस लिमिटेड है। वो दुकानदार के चाहता है कि मैं वो वाला माल रखूं मेरे शेल्फ में जो जल्दी बिकता हो, जो जल्दी साइकिल घूमती हो, रोटेशन जल्दी हो। ठीक है। तो आपको दुकानदार का ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जीतेंगे ट्रस्ट? ट्रस्ट हमने 3 जगह से जीता जी। पहला तो हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कैनोपीज प्लान करी वहाँ ठीक पर। है। हमने उसको ये श्योर करा कि आपकी सेकेंडरी सेल्स श्योर है, ठीक है, डन है। कि हम यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे, आप तो माल रखो और माल बेचो। सेल सिक्योर होगी एक तरीके सेल सिक्योर हो गई। ठीक है। दूसरा, हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन दिए। ठीक है। हमारे यहाँ हमेशा ये सोचना रहता है हमारा कि अगर दुकानदार कमाएगा तो आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। बहुत सी कंपनियां अभी क्या करती है आज के डेट में, वो सबसे लास्ट में रखती है दुकानदार को। मतलब वो उतने अपने मार्केटिंग एक्सपेंस और अपने सब चीज़ें इतने हाई रख लेते हैं, ठीक है, कि वो लास्ट में एमआरपी से दुकानदार का जो मार्जिन है वो बहुत कम बचता है। तो लेट से अगर उस समय कोई कंपनी 20% दे रही थी, तो हमने उसको 30% करा। हमने उसको उस समय दिखाया कि हम तेको 50% ज़्यादा दे रहे हैं। ओके। 20 की जगह हम आपको 30% दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से एक आया, मार्जिन दे दिया आपने। और तीसरा, हमने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी ढूंढे, वो डिस्ट्रीब्यूटर हमने ऐसे ढूंढे जिनको भूख हो काम करने की। ओके। नहीं तो अगर आप अभी भी, अगर हम किसी शहर में कहीं जाते हैं तो हम हमेशा की कोशिश करते हैं कि कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर पहले मिले। ओके। अच्छा, हमारी, बड़ा नहीं, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, छोटा इसलिए मिले क्योंकि बड़े के पास तो आप समझो 10-12 कंपनी के काम है, आप उसके लिए सिर्फ एक पीनट हो। तो वो आप पे कभी भी ध्यान नहीं देगा। आपको अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रांड वो अपना ब्रांड समझ के काम करे, ठीक है, तो आपको उसकी लाइफ का मिनिमम 50% हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसे समझा नहीं आपकी जैसे बात। मानो अगर वो 100 रुपये कमाता है, ठीक है, तो 50 रुपये आपसे कमाए वो वेरी इंटरेस्टिंग। 50 रुपये आपसे कमाएगा, तो आपके ब्रांड पे मेहनत करेगा वो। पर अगर किसी का सिंगल प्रोडक्ट है या 1 या 2 प्रोडक्ट है, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर का 50% बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ओके। आज हम बात करते हैं, जैसे अगेन मैं एग्जाम्पल लूँगा अमूल का। ठीक है। जब अमूल ने एमपी के अंदर जब लॉन्च किया था, तो उस समय अमूल ने हर जगह अपने कियोस्क बनाए। ओके। तो कियोस्क के अंदर अमूल ने क्या बोला कि आपको जितने मटेरियल मेरे आते हैं, आपको उतना मटेरियल तो मेरे रखना कंपलसरी है, पर फुटफॉल बढ़ाने के लिए आप जो मेरे प्रोडक्ट नहीं आते हैं उसके अलावा भी आप प्रोडक्ट रख सकते हो। अच्छा। हाँ। तो उससे ये हुआ कि अमूल को जो चूँकि उस समय वो नया ब्रांड था, तो अमूल को एक तो विजिबिलिटी मिलेगी, जो दूसरे ब्रांड थे उनके साथ में उसको विजिबिलिटी मिली। और दूसरा, अगर हम बात करें रिटेलर की, तब भी वो उससे 50% से ज़्यादा कमाता था सिर्फ अमूल से। तो उसने अमूल के लिए मेहनत करी, क्योंकि अमूल ने उस समय उनको एक्स्ट्रा मार्जिन दिए, एक्स्ट्रा स्कीम्स दी, एक्स्ट्रा टेस्टिंग कराई, तो वो सारा काम करा। तो जैसे अब हम कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम ढूंढते हैं,
तो हम ये देखते हैं उसके अंदर, एक तो मेरा जो पर्सनल जी, मेरा जी। मानना है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर 20 से 40 के बीच वाला ढूंढता हूँ, अच्छा, जिसकी उम्र 20 से 40 वाली हो। ये लॉजिक क्या है ये भी बताइए आप मुझे। ये लॉजिक ये है कि 40 तक आदमी भागा दौड़ी कर लेता है, उसमें भूख होती है कुछ काम करने की। 40 के बाद आदमी सोचता है कि चलो यार, अब मैं मान लो कोई जॉब भी कर रहा है तो वो सोचता है कि यार अब मैं जहाँ कर रहा हूँ वहाँ करते रहूँ। कह रहे माल आ रहा रख दो, यहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो उस माइंडसेट में चला जाता है फिर। हाँ। तो मेरा क्या सोचना है कि ठीक है। उसको उस समय भागा दौड़ी करने की भूख है। और अगर आप छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हमारा मसाले का। ठीक है। इंदौर के पास एक छोटा सा शहर है रतलाम। ओके। रतलाम के अंदर हलवाई और जो केटरिंग वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। हमने 2017 के अंदर लॉन्च करा हमारा मसाला वहाँ पर, जो कि हमने गलती करी वहाँ पर कि हमने बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया। क्यों? हमने, ठीक है वो जो भी हुआ, हमने बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया, ठीक है। सब हो गया, माल भी चले गया, साल 1.5 साल तक वो डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ना कुछ हमको सेल देता रहा, ठीक है। पर जो सेल आनी चाहिए वो नहीं आई। ओके। फिर 2019 के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करा। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करा तो वो लड़का है 24 साल का, हमारे बराबर 24-25 साल का। उसने दौड़ लगाई और जो सेल हमको उन 5 साल में नहीं आई वो हमको अभी 5 साल में आ गई है। ओके। अब आप बोल सकते हो कि हम रतलाम के हर आउटलेट पर अवेलेबल है। क्या बात। एक बात बताइए, अगर ऐसी कंडीशन आपको आ रही है, आपके पास दो रास्ते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। एक तरफ आपको अपने मसाले का ब्रांड लॉन्च करना है इंदौर के किसी शहर के अंदर जहाँ नहीं है। हाँ। ठीक है। एक तरफ तो आपको मिल रहा है बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ। जिसके पास मान लो आप कम से कम 100 रिटेलर्स है या उससे ज़्यादा है। एक तरफ है छोटा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें आप मान लो 20 से 25 होंगे मुश्किल से, कहीं ना कहीं। आप किसकी तरफ पहले जाओगे? छोटे की तरफ। रीज़न? उसके पास तो 100+ है। उसके पास 100+ हैं, बट वो कभी भी आपके ब्रांड पर ध्यान नहीं देगा। आप समझो, किसी भी रिटेलर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को चलती गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है। वो मेहनत नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसका एक टर्नओवर फिक्स है। उसे उसका गिराना एक भी नहीं टर्नओवर फिक्स है, उसकी एक आमदनी फिक्स है। चाहेगा। आप उसकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो। ट्रू। ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है आपके फैक्ट्री में रखने वाले लोगों पर भी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। आपके साथ में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, अगर आप उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाओ ठीक है। कि भैया जो कुछ है फैक्ट्री चलेगी तो ही मेरी सैलरी आएगी, तो ही मैं आगे कमा पाऊंगा, सही बात है, बिल्कुल। तो व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल दिल लगा के काम करता है। फैक्ट है, बिल्कुल। और अगर उसको अगर लगे कि नहीं यार मेरे को तो सिर्फ नौकरी जैसे नौकरी करनी है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। क्या बात है। तो एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लगेगा कि यार मेरे को भी कमाना है इस कंपनी से, या कंपनी ग्रो करेगी आगे तो मेरी ही कमाई बढ़नी है, क्या बात है। तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को भूख रहेगी कि यार मैंने तो अभी काम शुरू करा है। और एज अ 420 ब्रांड, आज ब्रांड नेम हमारा इतना बड़ा है बिल्कुल सही एमपी के अंदर कि लोग, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कि यार हमको पापड़ की एजेंसी दे दो या मसाला दे दो। तो हम उनका इवोल्यूशन इस तरह से ही करते हैं कि किस व्यक्ति में कितनी भूख है उस काम करने की। कैसे मेजर करते हो आप ये? वो बात करके समझ में आता है। ओके। या उसकी एक हम इंटरनल हमारी एक सॉर्टिंग होती है। ओके। जो हम उनकी ब्रांड वैल्यू या उस व्यक्ति की वैल्यू हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की वैल्यू कितनी है बाजार के अंदर। अच्छा। क्योंकि आज किसी भी शहर में आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है तो वो कंपनी का मालिक है वहाँ का। वो कंपनी को रिप्रेजेंट वही कर रहा है, फेस है वो, ब्रांड वो फेस है। ठीक है। और जैसे अभी हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां, डीलर्स बहुत इजीली स्विच कर देती है, पर हम नहीं करते। ओके। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना या किसी को भी करना, वो आपकी कहीं ना कहीं ब्रांड इमेज को ख़राब करता है। बिल्कुल सही बात है। दुकानदार का भरोसा आपके ब्रांड से उठता है। क्योंकि आज आप समझो कि कोई राम ट्रेडर्स हैं कहीं पर इंदौर के अंदर, उसके अंडर में 100 दुकानदार हैं। ठीक है। तो उस राम ट्रेडर्स की और आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, पर उस राम ट्रेडर्स के नीचे 100 दुकानदारों से अच्छी ट्यूनिंग है जिनसे वो रोज माल बेचता और खरीदता है। सही बात है। तो जब राम ट्रेडर्स को नुकसान होगा या उसके पास से कोई एजेंसी जाएगी, कुछ भी होगा, तो वो क्या बोलेगा, यार कंपनी में दम नहीं था, माल नहीं बिकता था, रिप्लेसमेंट नहीं लेते थे,
इसलिए यार काम छोड़ दिया। तो वो 100 लोगों तक वो बात पहुंचती है, वो 100 की 1000 होती है। और आज हमारा सामने इतने सारे एग्जांपल्स हैं टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर जहां बड़े ब्रांड्स को भी डीलर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, और एक तरफ हमारा ब्रांड है जहां डीलर लाइन लगा के खड़े हैं कि हमको माल चाहिए। क्या बात है। तो ये रीजन आपको क्या लगता है नमन जी, इसका मेन कोर रीजन क्या रहा? आपकी स्कीम्स रही, आपका मार्जिन रहा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो रही, या टेस्ट था, क्या रहा? सबसे डीलर्स के पॉइंट से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट है उनके साथ रिलेशन। हम डीलर बोलते ही नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हो फिर? हम उनको हमारे बिजनेस पार्टनर्स बोलते हैं। अच्छा, आप उनको कनेक्ट कैसे करते हो? कनेक्ट इन द सेंस कि अब जैसे आपके 100 डिस्ट्रीब्यूटर है मान के चलो, तो उनके साथ जुड़े कैसे रहते हो आप कहीं ना कहीं? कि अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, अब आगे का प्रोसेस आपका क्या है कि वो माल ले रहा है, बढ़िया ले रहा है, अच्छा धंधा दे रहा है, तो कैसे आपकी और कनेक्शन बिल्डिंग अच्छी हो जाती है? क्या जैसे करते हो? मैं खुद मार्केटिंग से हूँ, मेरा काम मार्केटिंग का है, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाता हूँ, मैं साथ में सेकेंडरी सेल्स भी करता हूँ। और जैसे मान लो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के हम जाते हैं, तो ये भी एक बहुत चीज़ हमको सीखने वाली सिखाई है घर वालों ने, कि मानो कोई बड़ी कंपनी का ओनर जा रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कुछ जा रहा है, तो बहुत शूशा में जाता है वो, कि गाड़ी है, सेल्स वाला गेट खोल रहा है, सेल्स वाला आगे सर आए हैं, वो खूब बुके दे रहा है और वो सब चीज़ें कर रहा है। ठीक है। पर मैं बहुत सिंपल तरीके से आना पसंद करता हूँ। क्या बात है। मतलब एक रात पहले मैं खुद उस डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करता हूँ। अच्छा। कि यार भैया कल सुबह आप क्या आएंगे और नाश्ता आप क्या खाएंगे। क्या बात है। कह रहे पापड़ ज़रूर रखना अग्रवाल 420। तो डिस्ट्रीब्यूटर को आपको एक कंफर्ट लेवल में लाना पड़ेगा। उसको फैमिली दिखानी पड़ेगी। उसको फैमिली दिखानी पड़ेगी। आज हमारे साथ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं जिनकी 3-3 जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है। 3 जनरेशन। यस। क्या बात है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 50 साल 60 साल से हैं। मतलब ऐसे दुकानदार भी जुड़े हुए हैं आज भी इंदौर के अंदर, जिनको माल देने ताऊजी जाते थे गाड़ी साइकिल पर, और वो आज पूरा ट्रक लोड माल लेते हैं। क्या बात। तो वो सब चीज़ें हमने बहुत ट्रस्ट बिल्डिंग से करी है। हमने बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखा है और उन्होंने भी उतना ही ध्यान रखा है। क्योंकि आप समझिए कि जब वो आए मार्केट में, जब हम आए मार्केट में, तो उनको भी काम की तलाश थी, हमको भी काम की तलाश थी। वो भी ग्रो हुए, हम भी ग्रो हुए। उनको के विश्वास आ गया था एक समय के बाद हमारे प्रोडक्ट पर कि यार इस प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन नहीं आती है। ठीक है। देखो रिटेलर क्या होता है, रिटेलर आपका प्रोडक्ट क्यों बेचता है, उसको आप एक्स्ट्रा मार्जिन दे दोगे, बिल्कुल, सेकेंडरी सेल्स भी कर दोगे, सब कर दोगे। पर रिटेलर भी आप पर विश्वास जब करता है जब 10 में से एक ग्राहक भी उसका वापस आ जाए रिपीट कि यार भैया वो पापड़ अच्छा था वो दे दो आप, वो मसाले अच्छे थे वो दे दो आप। और वो आई थिंक क्वालिटी के बेसिस पे ही वो क्वालिटी के बेसिस पर ही आता है और कोई ऑप्शन नहीं है इसके। और इसके विपरीत ओके, अगर 10 में से 2 भी आ जाए कि यार वो माल अच्छा नहीं था, कौन सा माल दिया आपने, वो तो रिटेलर वो माल रखना बंद कर देता है। फिर आदमी चाहे कितना जोर लगा लो, कितना जोर लगा लो, आप कितनी स्कीम दे दो, कुछ भी दे लो, क्योंकि वहाँ पर रिटेलर की भी गुडविल जुड़ी हुई है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी आप नंबर 1 पे रखोगे इस मामले में, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्या बात है। हमारा हमेशा ये मानना है कि जो प्रोडक्ट हम खुद खा सकते हैं वही प्रोडक्ट हम बाज़ार में देंगे। क्या बात है। जैसे बहुत बार ये होता है कि मार्केट की नीड के हिसाब से आपको ब्रांड्स ABCD लॉन्च करने पड़ते हैं रेट के हिसाब से, या मार्केट की नीड होती है तो ठीक है। पर हमारा जो D वाला ब्रांड होगा वो भी हम घर में खा सकते हैं, खुला पैकेट, उस दम से हम बनाते हैं, उस स्वच्छता से बनाते हैं। वो बहुत सिंपल फंडा है हमारे घर में कि अगर आप वो वाला ब्रांड नहीं खा सकते हो तो लॉन्च मत करना। क्या बात। क्योंकि आप किसी को खाना दे रहे हो, किसी को आप आहार दे रहे हो, उसके साथ कभी मिलावट नहीं करनी, कभी नहीं करना, कभी उसके साथ बेईमानी नहीं करना उसके अंदर कि जो खा के उसकी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट हो। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आपने कुछ देर पहले एक बात करी कि एक गली का राजा बनो आप, पहले शहर से पहले गली का राजा बनो। आपको क्या लगता है कि एक गली का राजा बनने में कितना टाइम पीरियड लगता है एवरेज? महीना, 2 महीना, 6 महीना? 1 महीना। 1 महीना का पता चल जाता है कि हाँ। अब जैसे गली का मैं भी एक बताता हूँ आपको एग्जांपल। जी जी। कि जब हमने शुरुआत करी तो मतलब कि मसाले की स्टोरी है,
हमने एक देवास में एक जगह से हमने शुरुआत ठीक करी। है। बट वहाँ पर हमने जैसे यही बोला कि हमको सबसे पहले उस गली में 4 दुकानदार थे। ओके। मैं खुद भी गया था उस रिटेलिंग करने, तो चारों के पास गए तो 4 में से एक ने हाँ भरी थी और 3 ने मना कर दिया था ठीक है। कि नहीं भैया चलता नहीं है, रेट ज़्यादा है, जो भी वॉटेवर जो भी रीज़न रहे। उस एक व्यक्ति ने हम पे विश्वास दिखाया, हमने वहाँ पर माल सप्लाई करा और हमारे प्रोडक्ट में इतना दम था, या आप बोल सकते हो कि सर्विस में इतना दम था, या जिसको भी उनने मटेरियल दिया वो रिपीट आया उनके पास। तो 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद ये हुआ कि वो बचे हुए 3 में से 2 लोग आए कि भैया माल हमको भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अब जब ग्राहक जाता है तो किसी एक दुकान पर जाता नहीं है, सत्य। वो आपके पास भी जाएगा, पास वाली दुकान पे भी जाएगा, उसके पास वाली दुकान पे भी बिल्कुल जाएगा। तो वहाँ से हमारा ब्रांड रिकॉर्ड होना बहुत जल्दी शुरू हुआ। क्या बात है, क्या बात है नमन जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंडिंग की तरफ हमारे कहीं ना कहीं। एक एफएमसीजी बिजनेस बनाने में आज के टाइम में ये कहा जाता है, मैं आपको सच बताऊं, काफ़ी बिजनेसमैन भी कहते हैं कि एफएमसीजी बिजनेस के अंदर मार्जिन कम है, तो इस बिजनेस के अंदर एंट्री करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं आपके हिसाब से, अगर कोई एफएमसीजी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो वो 3 गलतियां उसको आएगी, इनसे निपटना पड़ेगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी किसी को भी? सबसे पहले तो अपना पूरा कैपेक्स बिल्डिंग बनाने में, बड़ा ऑफिस बनाने में नहीं लगाएं। क्या बात है, ठीक है। अभी आज की तारीख में अगर आपको कोई ब्रांड लॉन्च करना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, ठीक है। तो मार्केट में वाइट लेबलिंग करने वाली बहुत कंपनियां अवेलेबल है। बिल्कुल है। आप पहले अपना प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में आप डालो। ठीक है। मार्केट से अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छी सेल्स मिलती है, देन गो फॉर बड़ी फैक्ट्री, बड़ा ऑफिस, बड़ी सेल्स टीम। पहले बिजनेस मॉडल प्रूवन कर लो एक बार मार्केट में। ठीक है। दूसरा, आप कभी भी अगर कोई ऐड चलाते हैं ओके। या एडवर्टाइजमेंट करते हैं और चाहते हैं कि कोई मैं बड़ा फेस लेके आऊँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फेस को 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं, तो आपकी पॉकेट में 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, उससे डबल रुपए होने चाहिए। ओके। अगर उतने डबल रुपए नहीं हो आपके पास तो नहीं लाना तो चाहिए। ऐड बनाना ही नहीं चाहिए। क्या बात है। जनरली हम ये गलती हमने भी करी थी। अच्छा। हमने भी ऐड बनवाया था, सब कुछ करा, पर वो सारे रुपए हमने ऐड बनाने में लगा दिए। तो मार्केटिंग फंडा क्या बोलता है कि जितने रुपए आप ऐड बनाने में लगा रहे हो, ठीक है, उससे डबल रुपए अगर आपके पास हो उसको प्रमोट करने के लिए, ओके। तो आप लो उसको, ओके। अदरवाइज मत लो आप। ठीक है। एंड थर्ड, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। क्या बात है। अगर आप आपकी क्वालिटी कंस्टेंट रखोगे तो कितना ही टफ मार्केट क्यों ना हो, आप उसके अंदर अपने पाव जमा लोगे। क्या बात है। जैसे हमने करा मसाले के अंदर। जी। मसाला, आप आज मैं आपको 5,000 कंपनियां गिना सकता हूँ जो इंडिया में मसाले बनाती है। बहुत है। मसाले बनाने में है क्या? बाजार से हल्दी खरीदनी है, पीसना है, पैक करना और बेचना है। ट्रू। वो रही क्या? ट्रू। पर आज हम 2016 से आज हमको 10 साल हो गए हैं मसाले बनाते बनाते, तो आज हमारी क्वालिटी में कुछ तो दम होगा। बिल्कुल सही बात है। जो आज हमसे हलवाई, सारे रिटेलर, दुकानदार, हमारे ग्राहक जुड़े हुए हैं। क्या बात है। तो हमने वहाँ पर क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। क्या बात है नमन जी, बहुत ही प्यारी चीज़ आपने बताई। और डिस्ट्रीब्यूशन जो लोग जानना चाहते हैं वो आज आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सब कुछ क्लियर किया आज। सच में नमन जी मुझे बड़ा मज़ा आया पूरी पॉडकास्ट के अंदर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सो नमन जी, अभी हम यहाँ पॉडकास्ट को एंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रांड बनाओ पॉडकास्ट में हमारा जो शो है उसके अंदर एक हमारा राउंड होता है जिसको हम कहते हैं दिस और डैट राउंड। तो जिसमें से आपसे मैं लगभग 2 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको उनमें से एक चूज करना है। आर यू रेडी? बिल्कुल रेडी। चलो जी, शुरू करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन नमन जी आपको ऐसा लगे कि स्किप करना है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं नमन जी अपना दिस और डैट राउंड, ठीक है। तो दोनों में से एक चूज करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक ऑप्शन चूज, ठीक है। तैयार हो आप? चलिए जी, नंबर 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट या ब्रांड वैल्यू, क्या चूज करोगे आप? ब्रांड वैल्यू। कैश बिजनेस या वाइट बिजनेस? कैश बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर पावर या सोशल मीडिया पावर? डिस्ट्रीब्यूटर पावर। ठीक है। क्वालिटी या मार्केटिंग? क्वालिटी। ठीक है। वायरलिटी या लॉयल्टी? लॉयल्टी। ओके। स्मॉल मार्जिन हाई वॉल्यूम या लग्जरी एफएमसीजी?
स्मॉल वाला ठीक है। रिटेल माफिया या मॉडर्न ट्रेड? रिटेल माफिया। ओके। फैमिली बिजनेस या प्रोफेशनल सीईओ? फैमिली बिजनेस। ओके। रिस्क लेना या सेफ खेलना? रिस्क लेना। ठीक है। 1 करोड़ कैश या 100 मिलियन व्यूज? 100 मिलियन व्यूज। नाइस नाइस, क्योंकि उससे आप कई करोड़ बनाने वाले हो। हाँ। लवली। ठीक है ठीक है। एफएमसीजी में प्रोडक्ट बिकता है या पैकेजिंग? प्रोडक्ट। ठीक है। आजकल लोग टेस्ट खरीदते हैं या सिर्फ ब्रांडिंग? टेस्ट पहले ब्रांड खरीदते हैं फिर टेस्ट खरीदते हैं। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग इंडिया के 70% एफएमसीजी ब्रांड्स ओवर हाइप्ड है, हाँ या ना? नहीं। ठीक है। लोकल ब्रांड्स ज्यादा डेंजरस है या बिग कॉर्पोरेट? लोकल। ओके। पापड़ बिजनेस में असली कंपटीशन कंपनीज है या डुप्लीकेट मेकर्स? डुप्लीकेट मेकर्स। ठीक है। क्या इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स को कंट्रोल करते हैं? हाँ। ठीक है। अगर मार्केटिंग बंद कर दे तो कितने दिन में सेल साफ हो जाएगी? 1 महीना। ओके। रिटेलर से ज्यादा पावर किसकी होती है, होलसेलर या कंज्यूमर? कंज्यूमर। ठीक है। क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एफएमसीजी का नया स्कैम है? हाँ। नाइस। शार्क टैंक फाउंडर्स रियल बिजनेस बिल्ड करते हैं या सिर्फ फेम? मेरे हिसाब से सिर्फ फेम है। ठीक है। थोड़े से कुछ 5 क्वेश्चन और लेते हैं सर। हाँ। आपके बिजनेस का सबसे बड़ा डार्क फेस क्या था, अगर 1 लाइन में बताना हो आपको? जब शुरू किया था उस समय जब कोई माल लेना नहीं चाहता था, ठीक है। वो हमारा डार्क फेज था। ठीक है उसके अंदर हमारी परदादी जो थी वो एक मोटिवेशनल लाइन बोलती थी जी। कि बेटा आज रात है तो कल दिन भी होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब 1 लाइनर ही पूछूंगा मैं आपसे 2-3। कब लगा था कि बिजनेस बंद हो जाएगा? 2000 के अंदर। ठीक है। किसी ने धोखा दिया था बिजनेस में? हाँ। ठीक है। आज भी कोई कॉम्पिटिटर है जिससे आप इरिटेट होते हो? नहीं। हम किसी को कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं है। क्या बात है, लवली। आपका बिगेस्ट बिजनेस रिग्रेट क्या है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। सो नमन जी, ये था हमारा राउंड। ठीक है। अब हमारा होने वाला है यस और नो राउंड। इसमें आपको हाँ या ना सिर्फ, ठीक है, इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं बिल्कुल यूज करना। ठीक है, तैयार हो आप? बिल्कुल। ठीक है। क्या इंडिया में ब्रांडिंग प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, हाँ या ना? हाँ। क्या एफएमसीजी इंडस्ट्री में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स कभी कभी ब्रांड्स को ब्लैकमेल करते हैं? हाँ। ठीक है। क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ओवर हाइप्ड है? नहीं। ठीक है। क्या शार्क टैंक के बाद फेक एंटरप्रेन्योर्स बढ़े हैं? हाँ। ठीक है। क्या आपने कभी किसी कॉम्पिटिटर से डर फील किया? नहीं। क्या बात है। क्या बिजनेस में इमोशंस डेंजरस होते हैं? बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है। क्या फैमिली बिजनेस में पॉलिटिक्स अनअवॉइडेबल है? हाँ। ठीक है। क्या आपने कभी किसी एम्प्लॉय पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके लॉस खाया है? हाँ। ठीक है। क्या इंडिया में क्वालिटी से ज्यादा पैकेजिंग बिकती है? नहीं। ठीक है। क्या आपको लगता है कि एमबीए बिना भी 100 करोड़ बिजनेस बन सकता है? हाँ। ठीक है। क्या सोशल मीडिया ने ट्रेडिशनल बिजनेस को वीक किया है? नहीं। ठीक है। क्या चीप प्राइसिंग लॉन्ग टर्म में ब्रांड को डैमेज करती है? हाँ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी डील को सिर्फ ईगो की वजह से रिजेक्ट किया? नहीं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या आपने कभी किसी एम्प्लॉयड को इमोशनल रीजन से फायर किया? नहीं। लवली। तो ये हमारे छोटे से राउंड थे एंड आई होप आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा नमन जी पूरी पॉडकास्ट के अंदर। हाँ। एंड अब एक छोटा सा राउंड हो, मूवीज देखते हो आप? हाँ। कौन सी फेवरेट मूवी है आपकी 420 के अलावा पर? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। ठीक है। तो एक छोटा सा हमारा राउंड होता है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप वुड भी कहते हैं हम। ठीक है। इसमें मैं कुछ फाउंडर्स के नाम लूंगा, आपको बताना है इनकी पर्सनैलिटी किस एक्टर से मिलती है, या कोई वो भी हो सकता है जो मूवी में कैरेक्टर भी हो, उसका भी आप नाम ले सकते हो। आर यू रेडी? रेडी। ठीक है। तो स्टार्टअप वुड हम शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला नाम दीपेंद्र गोयल। आपको क्या लगता है कि इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी से इनकी मिलती है? बिहेवियर भी हो सकता है, शक्ल भी हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग। आमिर खान। आमिर खान? कौन सी मूवी वाले? कोई सी भी मूवी वाले, बेसिकली मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ओके। जो हर काम को परफेक्टली करना चाहते क्या? ठीक है। भाविश अग्रवाल? हैं। नहीं आ रहा याद अभी। नहीं आ रहा यार, चलो थोड़ा आगे चलते हैं फिर। अमन गुप्ता बॉट वाले? गोविंदा।
गोविंद नो कमेंट, मेरे पास बहुत सारे शब्द थे। ठीक है। गौरव मुंजाल, डोंट नो। ठीक है। अनुपम मित्तल, अनुपम मित्तल तो नो वन, नहीं। ठीक है। पीयूष अग्रवाल, पीयूष बंसल सॉरी, लेंसकार्ट, पीयूष बंसल, लेंसकार्ट, मोरोलेस शाहरुख खान जैसे। ओके। रितेश अग्रवाल, ओयो वाले, नो वन, ना। ठीक है। दीपक सांघवी जी फ्रॉम निलोन्स। अमिताभ बच्चन। क्या बात, नाइस नमन जी, नाइस। बहुत ही बढ़िया राउंड गया एंड लोगों को बड़ा मजा आया होगा। सो नमन जी, आज के सेशन के अंदर मैंने आपसे बहुत सारी चीजें खुद भी सीखी है कहीं ना कहीं, एंड वी बिलीव्ड कि ऑडियंस ने भी आज बहुत कुछ सीखा है। और नमन जी ने जैसे बताया कि इनकी फैमिली ने और आज इन्होंने खुद मिलके आज इतने बड़े ब्रांड को किया। मैं हमेशा कहता हूँ देखो, ब्रांड आदमी बना लेता है, और जनरेशनल बिजनेस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस बिजनेस को और ज्यादा ग्रो पे लेके जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और नमन जी आप इसको लेके भी जा रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है कहीं ना कहीं। एंड सो बड़ी जल्दी हम मिलेंगे। अगर आप चाहते हो हम नमन जी के साथ एक पार्ट 2 और बनाए, थोड़ा सा लंबा बनाए, क्योंकि आज थोड़ी सी टाइम की कमी थी। अगर आप चाहते हो मैं पार्ट 2 करूं तो कमेंट के अंदर पार्ट 2 लिख दीजिए। अगर 5000 कमेंट आ जाएगी तो कर दे सर पार्ट 2 डन, ठीक है। तो 5000 कमेंट कर दो पार्ट 2 की फटाफट, और अगला एपिसोड भी हम जल्दी शूट करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू।